नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 19 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर का डिस्कशन वीडियो होगा ये, और बेहतरीन होगा आपके लिए। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल और न्यूज़ होते हैं इसमें, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए रोज़। आपके जीएस का भी हिस्सा, एसए का भी हिस्सा और करंट का तो हिस्सा मैं तैयार करवा ही दूंगा। ओके, बस इसको तन मन धन से फॉलो कीजिए। और इसके अगर नोट्स चाहिए होता है तो एक छोटा सा हमारा 200 रुपये पर मंथ वाला ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाता है, हमें भी थोड़ा सा मदद मिल जाता है और आपको भी नोट्स मिल जाता है। देखिए, आज का शुरू करते हैं इस कोटेशन से कि सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं। भाग्य को साथ तभी मिलेगा, भाग्य का साथ आपको, जब आप अपना कर्तव्य करेंगे। सोते रहने वाले का भाग्य साथ छोड़ देती है। तो कर्तव्य कीजिए तन मन धन से, तभी जाके आपकी किस्मत भी साथ देगी। जो किस्मत का रोना रोते हैं उनके लिए ही है कोटेशन कि लक और ये सब चीज़ें तभी काम आती है जब आप पढ़ते हैं, जब आप अपना कर्तव्य करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तब वो एक पुश फैक्टर के तौर पर काम करता है। ओके, चलिए उसके बाद से एक न्यूज़ है आप लोगों के बीपीएससी वालों के लिए कि 21 अक्टूबर को निकलेगा 67th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, पता है क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के बाद ही पहले 2 से 3 महीनों का समय लग जाता था, उसके बाद जारी होता था आपका फाइनल रिजल्ट। लेकिन ये यूपीएससी वाला पैटर्न इन्होंने पकड़ा है कि इंटरव्यू के सप्ताह भर के भीतर 2 से 3 दिन 4 दिन के भीतर इन्होंने रिजल्ट जारी कर देना है। तो इंटरव्यू जैसे ही समाप्त होगा उसके तुरंत बाद 21 अक्टूबर को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 67th बीपीएससी का। 68 का भी जल्द ही रिजल्ट दे देंगे ये लोग, और 69 का आपका रिजल्ट 14 नवंबर को प्रस्तावित है। पूरी उम्मीद है कि उससे पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, और बीपीएससी के अध्यक्ष की तरफ से ये न्यूज़ आया है। देखिए, लिखा हुआ है कि 20 अक्टूबर तक उनका साक्षात्कार चलना है, लिहाजा 21 अक्टूबर को निकलेगा दुर्गा पूजा के पहले अंतिम कार्य दिवस। मतलब दुर्गा पूजा से पहले ये निकाल दिया जाएगा रिजल्ट। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पता है इसका मतलब क्या होता है कि मेंस का आपने पहले से ही टैली बना कर रखा हुआ है, मेंस के मार्क्स का, बस उसमें इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ना है और रैंकिंग अपने आप डिसाइड हो जाएगी और रिजल्ट को पब्लिश कर देना है। यानी कि पारदर्शिता में ये अच्छा कदम माना जाता है। इंटरव्यू के बाद जितना वेट करते हैं उतना ज़्यादा अपारदर्शी होता जाता है प्रोसेस। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर का डिस्कशन। आज एक आपके लिए बिहार स्पेशल भी न्यूज़ करवाऊंगा मैं। बिहार स्पेशल का रोज़ हम लोग एक एक न्यूज़ करते जाएंगे, जिससे लास्ट समय में जो बर्डन हो जाता है आपके लिए वो कम से कम ना हो। देखिए, हेडलाइन क्या है आज का? इजराइल एंड हमास स्टेट ब्लेम ओवर हॉस्पिटल ब्लास्ट। देखिए, एक बैप्टिस्ट हॉस्पिटल था कहाँ पर? तो गाजा पट्टी के इलाकों में। बैप्टिस्ट हॉस्पिटल का मतलब होता है कि ईसाई, मतलब चर्च का एक हॉस्पिटल था जो वहाँ पर बहुत ही बड़ा राहत का कार्य वगैरह कर रहा था गाजा पट्टी के इलाकों में, और घायलों की मदद करता था, और जो लोग घायल हो जाते थे उनको मदद पहुँचाता था, और बहुत सारे लोगों का शेल्टर का काम भी कर रहा था। शेल्टर का तात्पर्य होता है कि बम्बार्डिंग से बचने के लिए बहुत सारे लोग, सिविलियंस, उस हॉस्पिटल में जाकर रह भी रहे थे। वहाँ पर क्या हुआ कि बम गिरा दिया गया। और ऐसा है, अनुमान बहुत सारे जगहों पर अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़े बहुत भयावह हैं। कहीं पर 800 बताया जा रहा है, कहीं पर 500। आंकड़े नहीं होते, ये इंसानी है, इंसानी जान है। 800 लोगों की मृत्यु हुई है, ना कि आंकड़े। 800 के करीब में लोग मारे गए हैं, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर डॉक्टर से लेकर महिलाएं तक शामिल हैं। ये किसी वॉर का तो नहीं हो सकता। वॉर में भी एक सीमा होती है। आपने सुना होगा कि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। युद्ध में भी इतनी विभीषिका पर नहीं उतरा जाता है कि हॉस्पिटल पर बम गिराया जाए। और ये सबसे बुरा चीज़ था। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का बोला है कि ये गलत है और ये इंसानियत के खिलाफ था ये, और जो भी जिसने भी ये कृत्य किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने इस तरह का ट्वीट किया था। देखिए, यहाँ पर लिखा उन्होंने, दोज इन्वॉल्व्ड शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मतलब कि जिम्मेदारी इसका तय करना चाहिए जिसने भी ये चीज़ किया है। अब इजराइल ब्लेम कर रहा है कि हमने नहीं किया है, लेकिन इजराइल के जो पूर्व रक्षा सलाहकार हैं, उनका 2 दिन पहले ही बयान छपा था न्यूज़पेपर में। उनका 2-3 दिन पहले ही बयान छपा था न्यूज़पेपर में कि हमें गाजा पट्टी का एक दूसरा हॉस्पिटल है जिसको बॉम्ब कर देना चाहिए। और उसके 2-3 दिन बाद, उस बयान के 2-3 दिन बाद, गाजा पट्टी के जिस हॉस्पिटल को उन्होंने नाम लिया तो उस पर तो नहीं गिराया गया बम, लेकिन दूसरी जगह गिराया गया। यकीन मानिए, ये बहुत ही विभत्स है, बहुत ही विभत्स है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, वहाँ के डॉक्टर्स, तो चारों तरफ लाश बिखरे हुए थे, उस बीच में खड़े होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हम लोग। आज का आर्टिकल देख लेते हैं क्या है, उसके बाद बाकी चीज़ों पर भी हम लोग चलेंगे। आज का जो आर्टिकल है अपना, वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को शुरू किए हुए 10 वर्ष हो गए हैं। 10 वर्ष हो गए हैं। इस 10 वर्ष में ये प्रोजेक्ट जितना ज़्यादा वाद विवाद में रहा है, चर्चा में रहा है, उतना ज़्यादा कोई भी दुनिया का चीज़ चर्चा में नहीं रहा है।
इसका सम्मेलन हो रहा है चीन में फिर से। भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है और इटली जो है वो इस प्रोजेक्ट का पहले तो हिस्सा था, लेकिन उसने भी अपना नाम इससे वापस ले लिया और वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा अब नहीं बनना चाहता है। और चीन के लिए भी ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि इस पर खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसका लाभ उतना नहीं मिल पा रहा है। और जो जो देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें से बहुत सारे देश कर्ज के कुचक्र में फंस रहे हैं। तो इसके कारण भी इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये प्रोजेक्ट सही भी है। जिस भी देश से गुजरता है उस देश जो है वो ट्रैप में फंस जाते हैं, ऋण के जाल में फंस जाते हैं। ऐसा भी क्या है इस प्रोजेक्ट में, इसी सब चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसका मैप कहाँ से कहाँ तक जाता है और किन हिस्सों में ये चल रही है और इसका कौन कौन सा हिस्सा ऐसा है जो विवादित भी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि BRI के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चीन इसकी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस विशाल परियोजना की शुरुआत 2013 में की गई थी, जिसका लक्ष्य वैश्विक व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास को नया आकार देना है। ओके, देखिए ये इसका मैप है। ये कहाँ से शुरू होता है, तो चीन के सिंजियांग से शुरू होकर, देखिए यहाँ पर चीन का सिंजियांग है, यहाँ से शुरू होकर ये सड़क के मार्ग के द्वारा पूरे यूरोप को जोड़ने की बात करता है। उसके अलावा चीन के बहुत सारे यहाँ पर पोर्ट सिटी हैं जिनको जल मार्ग के द्वारा भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने की बात करता है। और देखिए ये अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये इस तरह से बनाया गया था, यहाँ पर भी ले जाया गया था, फिर यहाँ पर, यानी कि आपको भारत घिरता हुआ दिखेगा और यहाँ पर एक लाइन इसकी आती है जिसको CPEC कहा जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये अपने POK से गुजरता है। तो आपको दिखेगा कि भारत के चारों तरफ इससे घेरने की पूरी कोशिश थी बेल्ट एंड रोड के तहत। ओके, और इसकी योजना की शुरुआत क्यों की गई थी, तो याद कीजिए सिल्क रूट को याद कीजिए। सिल्क रूट कब से आप जोड़ते हैं, इतिहास में अगर आप जाएंगे तो सिल्क रूट आप जोड़ते हैं कहाँ से, तो सिल्क रूट आप जोड़ते हैं कनिष्क साम्राज्य में। जब सिंजियांग से अलेक्जेंड्रिया, मिस्र में यहाँ पर है अलेक्जेंड्रिया, वहाँ तक व्यापार होता था सिल्क रूट के थ्रू और सिल्क रूट का रास्ता यहाँ से गुजरता था। इसी सिल्क रूट पर कनिष्क ने कब्जा किया था, कुषाण साम्राज्य ने कब्जा किया था और उसको पर कब्जा करने के बाद हमने बहुत लाभ कमाए। हमने चीनियों से सारे सिल्क खरीदे और बेचे किसको, तो यूरोप और अफ्रीका के देशों में, यूरोप में, अफ्रीका में, अरब में सारे सिल्क बेचे और खूब सारा पैसा कमाया। इसी दौरान कुषाण साम्राज्य के दौरान ही अपना भारत क्या बन गया, तो सोने की चिड़िया जो आप सुनते हैं, तो सोने की चिड़िया का कॉन्सेप्ट इसी समय आता। इतनी समृद्धि आई देश में और कुषाण जो था वो पूरे इस इलाके पर कब्जा करके बैठे हुए थे कुषाण लोग, ये इस पूरे इलाके पर। ओके, वर्तमान के 7 देशों पर उनका अधिकार था। ओके, तो यानी कि जो चीन का मुख्य ट्रेड का रूट था उसी को बाधित किया हुआ था हमने, और उसको बाधित करके हमने क्या किया, बहुत सारा पैसा कमाया। और इसलिए भी BRI को एक फेल्ड योजना मानी जाती है, क्योंकि BRI के जो मुख्य भागीदार हो सकता था वो हो सकता था भारत, क्योंकि हम एशिया के देश हैं, चीन के पड़ोसी भी हैं, सिल्क के बहुत बड़े उत्पादक भी हैं और ट्रेड में हमारे बिना तो काम चल ही नहीं सकता एशिया में। लेकिन हमें नहीं जोड़ा गया, हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों नहीं बने, क्योंकि हमने बोला कि ये POK से जो आप CPEC गुजार रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजार रहे हैं, इसका या तो नाम बदलिए या तो इसको बंद कीजिए। यानी इसका नाम रख सकते हैं आप चाइना पाकिस्तान इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि POK तो हमारा ही है और POK हमारा ही है, तो हमारा भी नाम इसमें जुड़ना चाहिए, तभी जाकर हम इसमें शामिल होंगे। दूसरा हमने बोला कि इसको या तो गुजारो ही मत, क्योंकि हमारी इजाज़त के बिना हमारे ज़मीन से कैसे गुजार रहे हो, वो हमारा ही ज़मीन है जिस पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है। यानी कि तुमने हमारे सॉवरेनिटी पर खतरा उत्पन्न किया है, और सॉवरेनिटी के साथ साथ इसको हिंदी बोलते संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न किया है, इसलिए हम इसको मान्यता नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है कि पूरे यूरोप और अफ्रीका तक में चीन के मार्केट को सड़क के द्वारा जोड़ना और जलमार्गों के द्वारा जोड़ना। इसे बहुत सारे पोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं, ये पूरा NH डेवलप किया जा रहा है, इसमें ट्रेन का रूट भी डेवलप किया जा रहा है, रोड भी डेवलप किया जा रहा है, सी रूट भी डेवलप किया जा रहा है। ये सब कुछ डेवलप हो रहा है इसके तहत, जिसमें यहाँ पर हब्बन टोटा बंदरगाह है, पाकिस्तान का यहाँ पर है ग्वादर, यहाँ पर है उसका एक बंदरगाह कराची का पोर्ट जो है। उसके अलावा यहाँ पर भी एक केनिया में भी है एक, यहाँ पर जिबूती में भी है एक, और ये सारे बंदरगाह मिलकर एक चेन बनाते हैं पूरा का पूरा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा सब कुछ। इसी BRI की काट निकालने के लिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आर्टिकल रिसेशन का मतलब जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। इसी BRI की काट निकालने के लिए बहुत दिनों से भारत सरकार कोशिश कर रही है। तो इसने हमें माला पहनाया चारों तरफ से, हमने क्या बोला, हम खुद को ही माला पहनाएंगे। हमने क्या शुरू किया, हमने शुरू किया भारत
जोड़ो परियोजना, भारत जोड़ो बोल रहा हूँ, भारतमाला और सागरमाला परियोजना हमने शुरू किया, जिसके तहत हमने बोला कि हम अपने पूरे देश को ही अगर सड़क के माध्यम से जोड़ लेंगे तो भी हमारा देश इंपॉर्टेंट मजबूत हो जाएगा। और हमने क्या बोला, भारतमाला का तात्पर्य होता है ऐसे पूरे पोर्ट सिटीज़ को आपस में जोड़ देना। ये 2 योजना हमने शुरू की देश के लेवल पर। और विदेश के लेवल पर हमने क्या कोशिश की, हमने अभी अभी शुरू किया है, जिसमें हमने बोला है भारत अरब और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कहाँ से शुरू होगा, जो अपने यहाँ से शुरू होगा भारत से, ये सऊदी अरब तक जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये सड़क मार्ग के द्वारा पूरे यूरोप में जाएगा, और पूरे यूरोप में जाएगा सड़क मार्ग के द्वारा जा सकता है। और तुर्की को अगर हमें बाईपास करना है तो हम यहाँ भूमध्य सागर में फिर से यहाँ पर सी का रूट पकड़ेंगे और एथेंस या फिर इटली के द्वारा पूरे यूरोप में फैलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप अगर यहाँ से जाएंगे तो हम कहाँ से जा सकते हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं। यही रूट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश इसमें हमारा हिस्सेदार भी बन रहे हैं और वो मदद भी कर रहे हैं कि दूसरा डेवलप जो रूट है उसको डेवलप किया जाए, जिससे BRI का काट निकाला जाए। और BRI की तरह इसमें ये नहीं होगा कि सारी फंडिंग चीन करेगा और हम आपका पोर्ट भी ले लेंगे, हम आपका सड़क भी ले लेंगे लीज पर और हम ही चलाएंगे। इस तरह का नहीं होगा। ये बाध्यकारी से ज़्यादा क्या होगा, आप खुद से शामिल होइए, इस प्रकार के ये योजना होगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, चीन क्यों और डेवलप करना चाहता था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, चाइना को तेल अगर चाहिए तो उसके पास एकमात्र रास्ता है, वो है ये। और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप, यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है जहाँ पर हमारा कब्जा है, वहाँ पर हमारे सैन्य बेसेज हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिंगापुर में भी हमारा सैन्य अड्डा है और वहाँ पर भी हमारी एयरफोर्स और नेवी का सैन्य अड्डा है। और जो ये मलक्का की जल संधि है, इसको जब चाहे तब हम ब्लॉक कर सकते हैं युद्ध की परिस्थिति में। तो यानी कि पाकिस्तान से होकर चीन ने क्या किया, एक अलग रूट बनाया तेल लेने के लिए, क्योंकि अरेबियन कंट्री यहाँ पर हैं। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा वो एक तेल को लेकर या अपने सामान को डायरेक्ट हिंद महासागर पहुँचाने को लेकर, इतने बड़े रास्ते को छोड़ने के लिए डायरेक्ट हिंद महासागर पहुँचाने को लेकर उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप किया था। कितना सारा आयाम मैंने आपको बताया है, इस आयाम को ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ें। समझ में तो आ ही गया होगा क्या है क्या नहीं, और बाकी चीज़ें तो आप खुद से भी लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर। परिचय ले लीजिए इसका। यह वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक बहुआयामी विकास रणनीति है। इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को स्थल तथा समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। जितना मैंने इतने देर बोला है, अब उसी को वर्ड के फॉर्मेट में लिखा हुआ, शब्दों के रूप में लिखा हुआ है। समझ बनाइए, समझ बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी वहाँ पर आपको शब्द नहीं याद रहेंगे, लेकिन समझ अगर जाएंगे तो वहाँ पर आप अपनी बात बनाकर लिख सकते हैं। ओके, इस परियोजना को पहले वन बेल्ट वन रोड नाम दिया गया था, किंतु चीनी प्रभुत्व के बजाय अधिक खुले और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए इसका नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया। इस पहल में 2 प्रमुख घटक शामिल हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और समुद्री सिल्क रोड। इसमें मैंने अभी दिखाया आपको कि इसमें सड़क का रोड भी शामिल है और इसमें सी रूट भी शामिल है। ओके, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मार्ग कौन कौन से हैं? सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, यह घटक भूमि परिवहन मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे यूरोप और एशिया में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे, व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है ये। और अगला क्या है? अगला है समुद्री सिल्क रोड। यह बंदरगाह, शिपिंग मार्ग, समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रूप में समुद्री कनेक्टिविटी और सहयोग पर भी बल देता है। यह दक्षिणी चीन सागर से शुरू होकर भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, फिर हिंद महासागर के आसपास होते हुए अफ्रीका तथा यूरोप तक पहुंचता है। उद्देश्य क्या है इसका? BRI का प्राथमिक लक्ष्य बुनियादी ढांचे, व्यापार, आर्थिक सहयोग को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इस पहल में रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग और ऊर्जा बुनियादी ढांचे सहित परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसमें सब कुछ है। ऊर्जा बुनियादी ढांचे का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे होंगे बहुत सारे लोग, मैं बताता हूँ, समझ जाएंगे। यानी कि पावर स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा, NH का भी निर्माण किया जाएगा, पोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा, रेलवे का भी निर्माण किया जाएगा। पावर स्टेशन क्यों चाहिए? क्योंकि इन सबको चलने के लिए बिजली चाहिए, तो बिजली स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा, पावर जहाँ पर जनरेट होता है। ओके, भौगोलिक गलियारे का क्या तात्पर्य है? भूमि आधारित सिल्क रोड आर्थिक विकास के लिए 6 प्रमुख गलियारों की कल्पना करता है। 6 प्रमुख गलियारा, यानी कि मुख्य रूप से सिल्क रोड तो ये है, अलग अलग गलियारों से इसको जोड़ा जाएगा। जैसे CPEC का मैं उदाहरण देता हूँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गलियारा, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ओके, पहला हो गया। दूसरा है न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज आर्थिक गलियारा, चीन इंडो चाइना प्रायद्वीपीय आर्थिक गलियारा। अगला है आपका चीन मंगोलिया रूस आर्थिक गलियारा,
उसके बाद है चीन मध्य एशिया पश्चिम आर्थिक गलियारा और चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा। ये सब क्या है? ये सब मेन जो रोड गुजर रहा है सिल्क एंड रूट, उसको जोड़ने के लिए अलग अलग गलियारे बनाए गए हैं, उसको जोड़ने के लिए अलग अलग गलियारे बनाए गए अलग अलग देशों से। ये चीज़ क्लियर है? ये क्या है? गलियारा का तात्पर्य क्या है? नोट देखिए, प्रारंभ में BRI में बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार गलियारा भी शामिल था, यानी कि चीन से डायरेक्ट अपने अरुणाचल और सिक्किम होते हुए डायरेक्ट बांग्लादेश तक पहुंच रहा था। लेकिन बाद में भारत जब शामिल नहीं हुआ तो ये रूट कैंसिल हो गया उनका। ओके, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाद में भारत ने चीन के पश्चिम में सिंजियांग से पाकिस्तान के कब्जे वाले POK के माध्यम से ग्वादर के अरब सागर बंदरगाह तक चलने वाले CPEC पर अपना विरोध जताते हुए BRI में शामिल होने से परहेज किया। भारत के भाग न लेने से BCMI गलियारे का जो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार का कॉरिडोर था, ये रुक गया और इसकी जगह बाद में लॉन्च किए गए चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे ने ले ली। ओके, आर्थिक प्रभाव इसका क्या हो सकता है? BRI से जुड़े देशों के व्यापार और निवेश में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप आपसी सहयोग में प्राथमिकता तथा नीतिगत लाभ प्राप्त हुए हैं। BRI भागीदारों के साथ व्यापार में 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2013 और 2022 के बीच 19.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। लेकिन ये पुराने रिपोर्ट हैं। नई रिपोर्ट अगर इतना ही अच्छा था BRI, तो आप मुझे बताइए चीन की इकॉनमी क्यों डूब रही है? चीन की इकॉनमी क्यों डूब रही है? चीन का सबसे बड़ा सहयोगी पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या हो गया? म्यांमार को क्या हो गया है? और उसका एक और सहयोगी श्रीलंका क्यों डूब गया? बताइए मुझे। यूरोप की हालत क्यों इतनी खस्ता हाल होती जा रही है? जैसे यूरोप को इन्होंने जोड़ने की बात की थी। कौन सा देश आपको BRI में ऐसा दिखता है जिसकी इकॉनमी बहुत ही अच्छी चल रही हो? सबका इकॉनमी धीरे धीरे सिंक कर रहा है। तो इतनी ही अच्छी थी तो ये सही चलना चाहिए था। शुरुआत में कुछ लाभ उनको ज़रूर हुए हैं, लेकिन समग्र रूप में ये दृष्टिकोण जो है ये नुकसान पहुंचाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं निर्भरता आपकी कर देगा। किस पर? तो एक देश पर निर्भरता कर देगा। उस देश की मोनोपोली में आप आ जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। BRI पर भारत का क्या रुख है? भारत का सबसे बड़ा रुख है संप्रभुता को लेकर। भारत संप्रभुता और पारदर्शिता के आधार पर इस परियोजना का विरोध करता है। भारत ने वर्ष 2017-2019 में चीन द्वारा BRI शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया था, जो BRI शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था और इस वर्ष भी अभी आयोजित हो रहा है, तथा SCO द्वारा जारी BRI संयुक्त बयानों का समर्थन नहीं किया है। किसने? तो भारत ने। ओके, अगला देखिए क्या है। BRI पर भारत की मुख्य आपत्ति यह है, क्या है भारत की मुख्य आपत्ति? इसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है, जो पाकिस्तान का अधिकार वाले PO से होकर गुजरता है, जिस पर भारत अपना दावा करता है कि हमारा हिस्सा है और इससे आपको नहीं गुजारना चाहिए था, या गुजार रहे हैं तो आप हमारा नाम भी शामिल कीजिए उसमें, है ना। भारत का यह भी तर्क है कि BRI परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानदंड, कानून के शासन और वित्तीय स्थिरता का सम्मान करना चाहिए। मेजबान देशों के लिए ऋण जाल या पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। भारत ये भी मानता है। इसके बजाय भारत ने अन्य कनेक्टिविटी पहलों को बढ़ावा दिया है, जैसे वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये किसकी पहल है? तो ये G7 की पहल है। G7 की पहल है। भारत ने इसको अपना सहयोग दिया है। हम G7 के क्या सदस्य हैं? नहीं, हम G7 के सदस्य नहीं हैं। BRI से संबंधित मुद्दे क्या हैं? ऋण का बोझ एक सबसे बड़ा मुद्दा है और ऋण जाल कूटनीति का चीन बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता होगा कि हबन-टोटा बंदरगाह कहाँ पर है? ये तो ये आपका श्रीलंका में है, हबन-टोटा बंदरगाह। इस पर चीन ने चीन को लीज पर दे दिया गया श्रीलंका के द्वारा कर्ज के चलते। अब चीन यहाँ पर एक सिटी जेट डेवलप कर रहा है पूरा का पूरा, और उस सिटी में श्रीलंका के लोगों को भी जाने का अधिकार नहीं होगा। वो भी पूछ कर जाएंगे, इजाज़त लेकर उस सिटी में जाएंगे। तब आप समझ सकते हैं कि ये परियोजना जो है किस हद तक जा सकती है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुपक्षीय शासन, BRI बहुपक्षीय पहल नहीं है, बल्कि अधिकतर द्विपक्षीय परियोजनाओं का एक संग्रह है। बहुत सारे द्विपक्षीय योजनाओं को मिलाकर एक बहुपक्षीय पहल बना दिया गया है, लेकिन दरअसल में वो है बायलैटरल ही। उसको दिखाया जाता है मल्टीलैटरल कि बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, लेकिन चीन सबके साथ अलग अलग जो ऋण होते हैं अलग अलग शर्तों पर बात करता है, अलग अलग सबके लिए मानदंड तय किए गए हैं, है ना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB जैसी पहलों के विपरीत BRI में एक केंद्रीकृत शासकीय संरचना का अभाव है, जिससे मुद्दों को सामूहिक रूप से संबोधित करना मुश्किल हो जाता है। राजनीतिक तनाव का क्या है इसमें पहलू भाई? तो राजनीतिक तनाव, भारत चीन सीमा विवाद जैसे भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वों और विवादों ने कुछ क्षेत्र BRI परियोजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। पर्यावरण और सामाजिक चिंताएँ भी हैं, भू रणनीतिक चिंताएँ भी हैं। BRI ने विशेष रूप से साझेदार देशों महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर चीन के बढ़ते प्रभाव और नियंत्रण के संबंध भू राजनीतिक चिंताओं को भी
बढ़ा दिया है। इसको लेकर आप क्या बता सकते हैं? तभी वही मैंने बताया, हबन टोटा का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिस पर पूरा का पूरा चीन ने कब्जा ही कर लिया 99 वर्षों के लिए लीज पर लेकर। तो ये आज का आपका आर्टिकल था जिसमें BRI के संबंध में मैंने सब कुछ बता दिया है। और इससे जुड़े हुए अगर सवाल पूछे जाते हो तो आप आसानी से लिख सकेंगे, क्योंकि आपने समझ लिया है इस चीज़ को कि क्या होता है BRI। ओके, चलिए आगे की न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है आपका MSP। देखिए MSP जो होते हैं ये वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है कम से कम। कब कब? तो एक आपका खरीफ के मौसम जब शुरू होता है, खरीफ का फसल बोने से पहले, यानी कि जून जुलाई में अगर खरीफ का फसल बोया जाता है तो उससे पहले यानी कि मई तक में आपको देखिएगा न्यूज़पेपर में, या मई से पहले ही, कि खरीफ के लिए भारत सरकार ने MSP को डिसाइड कर दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं इसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है कि अगर किसी ने किसान का अनाज नहीं खरीदा, मान लीजिए उसने गेहूँ का उत्पादन किया उसने, या भी रबी के मौसम मान लीजिए किसी दलहन का उत्पादन किया उसने, है ना, और बाज़ार में उसको दलहन का मिल रहा है, उसको दाम सही नहीं मिला, तो सरकार एक MSP की घोषणा कर देती कि देखो कोई बाज़ार में खरीदे न खरीदे, मैं तो कम से कम इतना प्राइस पर ज़रूर खरीदूंगा। मान लीजिए सरकार ने बोला कि 50 रुपये पर केजी के हिसाब से मैं कम से कम आपसे ये दाल खरीदूंगा ही खरीदूंगा। उससे ऊपर के प्राइस पर अगर मार्केट में बिक रहा है तो आप बेच लीजिए, और अगर मार्केट में 50 की कीमत नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे पास आ जाइएगा, हम कम से कम 50 रुपये पर केजी के हिसाब से तो खरीद लेंगे ही लेंगे। इससे क्या होता है? इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलता है कि चलो दाल की उत्पादन करते हैं, चलो जिस उत्पाद पर सरकार ने ज़्यादा MSP रखा है उसका उत्पादन करते हैं। और सरकार भी इस टूल का बहुत अच्छे से उपयोग करती है कि जिस चीज़ का उसको उत्पादन बढ़ाना है देश में, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा MSP की घोषणा कर देती है। तो सारे किसानों में एक पॉजिटिविटी आ जाए कि चलो इस चीज़ का हम उत्पादन करते हैं, सरकार कम से कम सबसे ज़्यादा दाम इस चीज़ पर दे रही है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए रबी का मौसम शुरू होने वाला, अभी तो हुआ नहीं है। धान कटेंगे, आपको धान कटने कई सारे जगहों पर शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर अभी नहीं होता है, इस महीने के अंत तक होगा। धान कटने जब शुरू हो जाते हैं तो रबी का मौसम आ जाता है, धान कटेंगे, फिर आपको गेहूँ और बाकी चीज़ें बोई जाएंगी। तो गेहूं और बाकी चीज़ें बोई जाएंगी, उससे पहले ही भारत सरकार ने क्या किया, MSP को लेकर बात कर दिया है। ओके, सेंटर राइज MSP फॉर रबी क्रॉप्स, फार्मर्स अनहैप्पी। अभी भी किसान दुखी हैं कि भारत सरकार ने ठीक है बढ़ाया तो है MSP, लेकिन किसान खुश नहीं है उससे। तो MSP क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, इन चीज़ों को ज़रा सा देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि वहीं से आपसे सवाल पूछा जाएगा। ओके, और किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल रबी क्रॉप्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। 2024 और 25 के लिए जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए जितने भी रबी क्रॉप थे उन सभी पर MSP को बढ़ा दिया गया है। किसने बढ़ाया है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी होती है उसी ने इसको बढ़ा दिया है। ओके, ये चीज़ पता चलिए कौन जारी करता है। अब चलते हैं कि MSP क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, उन चीज़ों को ज़रा ध्यानपूर्वक देखते हैं। MSP जो होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह दर होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, और यह किसानों को उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना होता है। यानी कि अगर उसको उत्पादन करने में 100 रुपया का खर्चा हुआ है तो कम से कम 150 रुपया तो भारत सरकार देगी ही देगी। ये चीज़ क्लियर है? यानी कि 1.5 रुपया अगर उसको खर्च हुआ है तो कम से कम 3 रुपया भारत सरकार उसको देगी। ओके, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है, और इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। MSP के तहत फसलें, कृषि लागत व मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिशिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। गन्ने के लिए अलग से जारी की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जो क्या करता है, किस किस क्रॉप पर देना है MSP ये डिसाइड करता है। अधिदेश फसलों में 14 खरीफ होती हैं। खरीफ का मतलब होता है जिनकी बुआई की जाती है जून जुलाई में और काटा जाता है उसको नवंबर के आसपास। और रबी किसको बोलते हैं, जिनकी बुआई दिसंबर जनवरी में की जाती है और काटा जाता है उनको मार्च अप्रैल के महीने तक, मई तक काटा जाता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसको खरीफ और रबी बोलते हैं। अब इनके बीच में भी एक मौसम हो जाता है, उसमें भी कुछ लोग बोल लेते हैं कुछ चीज़ों के। इसके अतिरिक्त लाही और नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण क्रमशः सरसों व सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किया जाता है। MSP के सिफारिश संबंधी कारक कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। किसी फसल पर MSP की सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा
कृषि लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। यह फसल के लिए आपूर्ति और मांग की स्थिति, बाजार मूल्य प्रवृत्ति, घरेलू व वैश्विक बाजार में अभी किस प्रकार इसका मूल्य है, मांग कितना है इस फसल का, और क्या है उपभोक्ता के निहितार्थ, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन क्या है इस चीज़ को लेकर, पर्यावरण, मिट्टी और पानी का उपयोग, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों जैसे कारकों पर भी विचार किया जाता है। इतने सारे फैक्टर्स पर सोचने विचारने के बाद भारत सरकार जो है वो क्या करती है, तो एमएसपी को डिसाइड करती है, एमएसपी को जारी करती है। 3 प्रकार के उत्पादन लागत होते हैं, अब ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो अजीबोगरीब नाम दिख रहे हैं आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। सीएसीपी द्वारा राज्य अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार के उत्पादन लागतों का अनुमान लगाया जाता है। पहला होता है A2 लागत। इसके तहत किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है। A2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों पर कितना व्यय किया है किसान, इसको हम लोग शामिल कर लेते हैं। अब हमें एमएसपी डिसाइड करना है तो इनसे तो ज़्यादा ही दाम देंगे ना उनको। A2 प्लस FL, A2 तो है ही, प्लस FL में क्या है, इसके तहत A2 के साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य को भी शामिल किया जाता है। बिना वेतन के परिवार के लोगों ने जो उसमें काम किया है उनके श्रम को भी हम थोड़ा सा हिस्सा दे देते हैं। तो अगला है C2। यह एक अधिक व्यापक लागत है क्योंकि इसके तहत A2 और FL ये दोनों तो हैं ही, A2 और FL तो है ही, यानी कि पारिवारिक श्रम और उनका जो किसान का उत्पादन पर खर्च हुआ उतना तो है ही, प्लस क्या है, में किसान के स्वामित्व वाली भूमि और अंचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। इसीलिए C2 की अवधारणा जो है ये सबसे व्यापक अवधारणा है और इसी के इन सब के आधार पर क्या किया जाता है, एमएसपी को डिसाइड किया जाता है कि इतने सारे लागतों को जोड़ने के पश्चात किसान को कम से कम 1.5 गुना मुनाफा हो, तो इसके लिए एमएसपी डिसाइड कितना किया जाना चाहिए, तो वो तय किया जाता है इन्हीं सब फॉर्मूलों के आधार पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी द्वारा A2 प्लस FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। सीएसीपी द्वारा A2 प्लस FL लागत की ही गणना प्रतिफल के लिए की जाती है, जबकि C2 लागत का उपयोग सीएसीपी द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिए कि क्या उनके द्वारा अनुशासित एमएसपी कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं या नहीं। मुख्य रूप से जो आपका एमएसपी दिया जाता है वो A2 प्लस FL पर दिया जाता है, लेकिन भारत सरकार C2 को भी रखती है और उसको क्या करती है, बेंचमार्क के लिए कि हाँ भाई इतना अधिकतम होना चाहिए, बेंचमार्क डिसाइड कर देती है कि कोई भी राज्य सरकार इस स्तर तक जा रही है कि नहीं जा रही, ये भी देखती है। और ध्यान में रखिए कई बार राज्य सरकारें अपने स्तर से भी कुछ जो सहूलियत के लिए राशियाँ जारी करती हैं। अगला देखिए क्या है, केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA एमएसपी के स्तर और सीएसीपी द्वारा दी गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय कौन लेती है, तो केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। और इसी ने निर्णय लिया है, अभी जो न्यूज़ था आज का, कि जो आपका रबी फसल होते हैं, रबी फसल तो पता ही होगा, रबी फसल जो होते हैं उन पर कितना, तो उन पर बहुत सारे एमएसपी को बढ़ा दिया गया है, लेकिन किसान फिर भी दुखी हैं कि हमारी लागत इससे ज़्यादा होती है, आप हमें एमएसपी कम दे रहे हैं। एमएसपी की आवश्यकता क्या होती है, 2014 और 2015 में लगातार 2 सूखे की घटनाओं के कारण किसानों को 2014 के बाद से वस्तु की कीमतों में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। डिमोनेटाइजेशन, वस्तु और सेवा कर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से गैर कृषि क्षेत्र के साथ साथ कृषि क्षेत्र को भी पंगु बना दिया था और 2016-17 के बाद अर्थव्यवस्था में जारी मंदी और उसके बाद कोविड महामारी का अधिकांश किसानों के लिए परिदृश्य विकास विकट बना हुआ है। किसानों के लिए देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कृषि और किसानी में जो पहले कमाई थी वो कमाई कम हो गई है। आज के समय में अगर किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है तो वो सही से नहीं रह सकता, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई है। आज का आप इमेजिन कीजिए कि वेतन जो होता है वो किस हिसाब से बढ़ता है, लेकिन गेहूं का मूल्य आज से 5 साल पहले भी कितना रहा होगा, मान लीजिए 30 रुपये किलो रहा होगा, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपये किलो हो गया होगा। वैसे गांव घर में तो इससे भी सस्ता के दाम पर मिल जाता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो उनको कहाँ मिला, उनको कुछ भी नहीं मिला। गेहूँ आज से आलू आज से 20 साल पहले भी, आज से 10 साल पहले भी जाएंगे तो आपको 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये किलो के आसपास मिलता दिखेगा आपको, और आज भी मिल रहा है। क्या इतने दिनों में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है क्या इतने दिनों मुद्रा की वैल्यू वही रह गई है क्या? आज से 10 साल पहले जो 100 रुपये में आप कितना कुछ खरीद सकते थे, आज आप 100 रुपये में कितना कुछ खरीद सकते हैं बताइए मुझे। लेकिन किसान के लिए तो उनकी आमदनी वहीं रुकी हुई है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, तो कृषि और किसानी जो है थोड़ा सा कठिन जरूर हो गया है। ओके,
भारत में एमएसपी व्यवस्था से संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं, अभी इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सीमितता है, 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है आधिकारिक घोषणा, जबकि एनएफएसए के तहत किया जाता है। शेष अन्य फसलों का अधिकांशतः तदर्थ व महत्वहीन ही होते हैं, मतलब कि बहुत कम फसलों के एमएसपी जारी की जाती है और प्रभावी रूप से लागू किया जाता है। शांता कुमार समिति का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2015 में अपनी रिपोर्ट बताया था किसानों को एमएसपी का मात्र 6% ही प्राप्त हो सका है, जिसका अर्थ है कि देश के 94% किसान एमएसपी के लाभ से वंचित रहते हैं। 6% ही किसान हैं जिनको एमएसपी मिलता है। 94% को तो एमएसपी नाम की चिड़ियाँ क्या है ये पता भी नहीं होता। खरीद मूल्य के रूप में मौजूदा एमएसपी व्यवस्था का घरेलू बाजार की कीमतों से कोई संबंध नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य एनएफएसए की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जिससे इसका अस्तित्व न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय खरीद मूल्य के रूप में है। इसका बाजार से कोई लेना देना है नहीं, ऐसा क्रिटिसाइज किया जाता है। ओके, गेहूं और धान की प्रमुखता वाली कृषि, चावल और गेहूं के पक्ष में अधिक झुकी हुई होती है एमएसपी, यानी कि गेहूं और धान की केवल बात करती है, बाकी फसलों को इग्नोर कर देती है, बागवानी जैसे उत्पादों को इग्नोर कर देती है। मध्यस्थ आश्रित व्यवस्था, यानी कि एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली मध्यस्थों, बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और एपीएमसी अधिकारियों पर निर्भर होते हैं, जिससे छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है दिक्कतों का। तो ये एमएसपी से जुड़ी हुई हर चीज़ को मैंने आपको बता दिया है। इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान होता है, ये बेकार चीज़ है लेकिन ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका पीटी फैक्ट से संबंधित भी, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए। इंडिया लाइकली टू साइन डील विथ यूएस, भारत जो है ये अमेरिका के साथ एक डील पर साइन कर रहा है। 31 MQ-9B, 31 संख्या हो गया, MQ-9B ये ड्रोन का नाम है। बाय फरवरी 2024 तक ये जो ड्रोन आपको उड़ता दिख रहा है, और ये अनमैन्ड व्हीकल होते हैं, यानी कि इंसान नहीं इसमें बैठा होता है, नीचे से बैठकर इंसान इसको कंट्रोल करते हैं। दुनिया के सबसे हाईटेक ड्रोन है ये, कहीं से कहीं पर मार गिराती है। आप जो सुनते होंगे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमला किया है, पाकिस्तान में ड्रोन हमले किए हैं, तो वो सब इसी ड्रोन के द्वारा किया था। भारत ये खरीदना चाह रहा है और इसको भारत सरकार साइन भी अब अंतिम रूप में दे रही है कि हम जल्द ही यूएस के साथ क्या कर सकते हैं, तो इसको खरीद सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं MQ-9B के बारे में। पीटी में अगर पूछा जाता है या मेंस में पूछा जाता है तो आप इसको लिख पाएंगे। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। MQ-9B ड्रोन MQ-9 रीपर का एक वेरिएंट है, जिसका उपयोग काबुल में अलकायदा नेता आयमान अल जवाहिरी को मारने वाले हेलफायर मिसाइल को संशोधित संस्करण को लॉन्च करने के लिए किया गया था। कुछ साल पहले, पिछले साल ही, अलकायदा का नेता था अल जवाहिरी। इसको अमेरिका ने मारा, कहाँ पर, तो काबुल में। और इस प्रकार से मारा कि अपने कमरे में बैठा हुआ था तो एक मिसाइल फायर किया, जिसका नाम है क्या, तो हेलफायर। इस मिसाइल का निशाना इतना सटीक होता है कि केवल उसी अपार्टमेंट पर जाकर गिरा और उसी नेता की मृत्यु हुई, अगल बगल के अपार्टमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये ड्रोन की तकनीक जो है और ये मिसाइल की तकनीक दुनिया में सबसे उन्नत मानी जाती है, यानी कि टारगेटेड किलिंग अगर करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है ये, है ना। चोरी छुपे वाला सर्जिकल स्ट्राइक करना है कि मार दो कहीं से बैठे कहीं पे भी, और ये गेम खेलने जैसा होता है। कोई दूर बैठा सैनिक गेम खेल रहा होता है और उड़ा देता है किसी को भी, उसी प्रकार उतना ही आसान होता है ये। इस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं बन पाई है अभी तक, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, देश की रक्षा के लिए आप खरीद लीजिए, लेकिन खरीदा हुआ हथियार होता है, आपकी निर्भरता है किसी के ऊपर, है ना। तो यानी कि निर्भरता आपको ज़रूर कम करनी चाहिए। चलिए देखते हैं, वैसे हमारे DRDO भी बना रही है। MQ-9B के दो वेरिएंट, स्काई गार्जियन और इसका सिबलिंग सी गार्जियन है। सी गार्जियन, भारतीय नौसेना 2020 से MQ-9B सी गार्जियन का संचालन कर रही है। देखिए अपनी जो नेवी है वो क्या कर रही है, तो वो 2020 से ही सी गार्जियन का उपयोग कर रही है ना। इसका दो वेरिएंट, एक है स्काई गार्जियन और एक है सी गार्जियन। ओके, यह ड्रोन 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई, बहुत ऊंचा हो गया ये, पर कार्य कर सकता है, जिससे उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी सीमा क्षेत्र भारतीय सेना को व्यापक निगरानी क्षमता मिलती है। हमें कहाँ पर निगरानी रखनी है, एक अपना पड़ोसी है चीन और एक दूसरा है पड़ोसी पाकिस्तान, यही दो हैं पड़ोसी। हम सब कुछ चेंज कर सकते लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, वही दो पड़ोसी भी मिले हमें। देखिए क्या है कि इसी प्रेडेटर के तहत इस प्रेडेटर के लिए 40 घंटे की अधिकतम उड़ान क्षमता भी है, जो इसे लंबे समय तक निगरानी के लिए उपयोगी बनाती है। निगरानी के लिए, सर्विलेंस के लिए बेहतरीन ड्रोन है ये। MQ-9B ड्रोन स्वचालित टेक ऑफ और लैंडिंग, डिटेक्टर एंड अवॉइड सिस्टम, एंटी स्पूफिंग GPS तथा इनक्रिप्टेड संचार लिंक जैसी उन्नत सुविधाओं से लैस है, यानी कि नॉन हैकेबल है, इसको हैक भी नहीं किया जा सकता है। ओके, भारत की आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता जब भी आपको नाम आए तो बोल देना तीन चीज़ों पर, एक है चीन,
एक है पाकिस्तान पर निगरानी रखने के लिए और एक है हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए। यही सब पॉइंट होते हैं जो सब जगह लिखे जाते हैं। आपको भी इसमें वही सारे पॉइंट दिखेंगे। आतंकवाद और चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर। हमारे टीवी पर तो लोग नाचते ही रहते हैं, न्यूज़ वाले, चीन पाकिस्तान दिन भर नाचते हैं। MQ-9B सशस्त्र ड्रोन हासिल करने से भारत को क्या लाभ होगा? MQ-9B सशस्त्र ड्रोन हासिल करने से भारत को अपने विरोधियों पर एक रणनीतिक बढ़त मिलेगी। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अपने मानवयुक्त विमानों या पायलटों को जोखिम में डाले बिना लंबी दूरी की निगरानी और सटीक हमले करने में हम सक्षम होंगे। जो हमारे पायलट्स होते हैं उनके जीवन को भी थोड़ा सा राहत मिलेगा कि उनको खतरनाक मिशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, हम दूर से ही बैठे बैठे निगरानी कर सकते हैं। MQ-9B सशस्त्र ड्रोन हासिल करने से अमेरिका के साथ भारत के रक्षा सहयोग में भी बढ़त मिलेगी। जो भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत के लिए प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा है, यह सौदा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह में भारत की भूमिका को भी मजबूत करेगा। तो ये भी पता चल गया आपको। अगला देखिए क्या है। MQ-9B ड्रोन हासिल करने से भारत के रक्षा उद्योग के लिए भी अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया पहल के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन भी शामिल होगा। भारत सरकार ने बोला देखो भाई साहब, अब पहले का ज़माना गया कि जब हम हथियार खरीदते थे केवल, हम हथियार के साथ साथ बोलते कि उसका टेक्नोलॉजी भी हमें चाहिए। आप हमें टेक्नोलॉजी भी दो और हमारा एक पहल है मेक इन इंडिया, आओ भारत में बनाओ और हम खरीदेंगे आपसे। तो ये दोनों पहल भी हमने शामिल किया है कि ठीक है, हम आपसे हथियार खरीद रहे हैं तो आप हमें टेक्नोलॉजी भी दीजिए, हम आगे का हथियार खुद ही बनाएंगे। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए क्या है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, आपको पता ही होगा, भव्य मंदिर बन रहा है। तो उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा तो हर चीज़ के लिए चाहिए। तो इसीलिए मैंने छोटा सा शुरू किया कि भाई 200 रुपये दो, मैं आंसर वगैरह चेक कर दूंगा, आपको नोट्स वगैरह दूंगा, क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए, थोड़ा सा बड़ा करना अपने चैनल को, अभी तो काफ़ी छोटा है। तो इसके लिए तो इसी प्रकार से राम मंदिर के लिए भी पैसा चाहिए था। तो राम मंदिर बनाने के लिए भगवान श्री राम का मंदिर पर सब लोगों ने तो दान दिया ही, हमने भी दिया था, थोड़ा सा छोटा सा दान दिया था। लेकिन उसके लिए देखिए क्या बोला इन्होंने कि FCRA का लाइसेंस टू एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशन। अगर आपको विदेश से चंदा चाहिए, विदेश से आपको डोनेशन चाहिए, तो FCRA नामक एक चिड़िया है, FCRA नामक एक बॉडी है जिससे आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। यही आपको हरी झंडी देती, तब आप फॉरेन से क्या पाते हो, डोनेशन पाते हो। लेकिन हमारे नेता बड़े चालाक हैं, उन्होंने क्या चालाकी दिखाई, ये राम मंदिर जैसी संस्थाओं के लिए है। पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा चाहिए तो उसके लिए उन्होंने चोरी छुपके से 2021 ईस्वी में एक्ट पारित कर लिया था। 2020 ईस्वी के आसपास का था या उससे पहले भी क्या है कि हम विदेश से चंदा ले सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी ले सकते हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट में पारित किया गया भाई। तो उनके लिए थोड़ा सा अलग है। लेकिन FCRA के तहत अगर आप चंदा लेना चाहते, आप अपनी संस्था बनाना चाहते हैं या कोई NGO वगैरह है, तो उन सब का चंदे का रेगुलेशन कौन करता है, विदेशी फंडिंग का, तो FCRA करती है। FCRA क्या है, किस प्रकार से काम करती है, किसके तहत काम करती है, अब ये देख लेते हैं। भगवान श्री राम का विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम। विदेशी सरकारों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों को प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र संगठनों की सहायता किए जाने वाले वित्त पोषण की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए FCRA को 1976 आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। इंदिरा गांधी जी का समय था वो, और इस समय अमेरिका जो था वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था, USA सबसे बड़ा दुश्मन था, हमारा सहयोगी था USSR। तो देखिए विदेश की जो एजेंसियां होती है वो देश में बहुत सारे NGO वगैरह को फंडिंग करती हैं, और बहुत सारे आंदोलन से लेकर विरोध प्रदर्शन से लेकर और सारे कृत्य करवाती हैं उनसे फंडिंग के द्वारा। कई बार तो इन NGO को पता भी नहीं होता कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसका फंडर कोई और विदेश से बैठी संस्था है। अपने देश की संस्थाएं भी ये सब काम करती हैं, लेकिन वो करवाते थे। तो इंदिरा गांधी जी के समय में ये चीज़ का चलन ज़्यादा था, क्योंकि वो कोल्ड वॉर का समय था और भारत जो था वो USSR के पक्ष में झुका हुआ था। तो भारत पर बहुत ही कठिन निगरानी रखी जाती थी और बहुत ही तरीके के ऑपरेशंस होते थे भारत में। तो इसको लेकर उन्होंने एक एक्ट बना दिया कि देखो NGO जितने हैं देश में, वो अगर 1 रुपया कहीं से ले रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि 2014 में जब अमित शाह जी बोल रहा हूँ, 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी है और 2019 में जब अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, उसके बाद कम से कम 10 से 20 हज़ार NGO के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि यही फॉरेन फंडिंग के चक्कर में विदेश से पैसा ले लेकर पता नहीं कौन कौन से काम करते थे ये देश में। तो इनको बहुत सारे NGO को ख़त्म किया गया, बहुत सारी सेल कंपनियों को ख़त्म किया गया, और ये भारत सरकार ने काम किया और ये बहुत ही बेहतरीन काम, इसको सब ने सराहा था कि ये सही किया है आपने। तो FCRA के बारे में ज़रा ध्यानपूर्वक देख लेते हैं क्या है। इस कानून ने व्यक्तियों और संघों को दिए जाने वाले विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की, ताकि एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों का अनुरूप कार्य कर सके। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी दूर में बैठे बैठे अपने देश में सब चीज़ को संचालित कर सके। 1976 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। संशोधन क्या है, विदेशी धन का उपयोग कानून को सशक्त करने और राष्ट्रीय हित में हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए उसके उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु
2010 में FCRA में संशोधित किया गया। मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी जब इसमें संशोधन किया गया। 2020 में कानून में फिर से संशोधन किया गया, जिससे गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त और उपयोग पर नियंत्रण तथा जांच हेतु सरकार को मजबूती प्रदान की गई। मानदंड क्या है? प्रत्येक व्यक्ति या NGO जो विदेश से धन प्राप्त करना चाहते हैं के लिए FCRA निम्नलिखित प्रावधान करता है। अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, सबसे पहली बात वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली में विशेष धन प्राप्ति के लिए एक बैंक खाता खोला गया हो। भारतीय स्टेट बैंक का दिल्ली में जो कनॉट प्लेस के पास शाखा है वहाँ पर आपका खाता होना चाहिए। निधियों का उपयोग केवल शब्द लिखा हुआ है, केवल उसी उद्देश्य के लिए करना होगा जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया। यानी कि राम मंदिर बनाने के लिए अगर आप धन प्राप्त कर रहे हैं तो केवल उसी के लिए आप इस धन का उपयोग कर सकते हैं। ये चीज़ पता चल गया होगा और इसको निर्धारित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक यानी कि कल्चरल, एजुकेशनल और आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों को करने वाले व्यक्ति या संगठन FCRA के पंजीकरण हेतु पात्र होते हैं। अगर आप भी कोई इस प्रकार का कार्यक्रम वगैरह करते हैं तो आप भी FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और फिर आप विदेश से धन प्राप्त कर सकते हैं। ओके। अपवाद, FCRA के तहत आवेदकों को फर्जी नहीं होना चाहिए। एक धर्म से दूसरे धर्म में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन या बल के माध्यम से धर्मांतरण के उद्देश्य से गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुकदमा या दोषी नहीं ठहराया गया हो। ऐसा ना हो कि आप धर्मांतरण के लिए पहले दोषी ठहराए गए हों या आपके ऊपर कोई मुकदमा या केस हो, क्योंकि धर्मांतरण के लिए भी भारत में बहुत सारे पैसा आते हैं। विदेशों से बहुत सारे पैसा आते हैं भारत में धर्मांतरण को लेकर, ये आपको पता होना चाहिए। मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, ऐसे भारत सरकार का रिपोर्ट है। और अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होती तो FCRA में ये प्रावधान नहीं किया गया होता है ना। आवेदकों पर सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य फैलाने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पैसे का उपयोग सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए कर रहे हैं, के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया गया हो, किसी अपराध के लिए दोषी न ठहराया गया हो, तभी आप FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, है ना। यह अधिनियम चुनावी उम्मीदवार, पत्रकार या अखबारों और मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारी, विधायिका तथा राजनीतिक दल के सदस्य या उनके पदाधिकारी, साथ ही राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति पर रोक लगाता है। FCRA के तहत इन सब लोगों को नहीं मिल सकता है धन, उम्मीदवार वगैरह को नहीं मिल सकता है धन, कोई एक उम्मीदवार को धन नहीं मिल सकता है। तो ये लोग क्या करते पता है? उम्मीदवार लोग हवाला से पैसा लेके आते बाहर से, विदेशों से, है ना। वैधता क्या है? NGO को अपने FCRA पंजीकरण के नवीकरण के लिए तिथि समाप्त होने के 6 महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है, क्योंकि यह केवल 5 साल तक के लिए वैध होता है। 5-5 साल पर इनको फिर से आवेदन करवाना पड़ता है। सरकार किसी भी NGO का FCRA पंजीकरण भी रद्द कर सकती है यदि वह पाया जाता है कि NGO अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है या लगातार 2 वर्षों तक समाज के लाभ के लिए अपने चुने हुए क्षेत्र में किसी भी उचित गतिविधि में शामिल नहीं हुआ या निष्क्रिय रहा। यानी कि निष्क्रिय हैं आप, लेकिन विदेश से फंडिंग प्राप्त करने के लिए आप NGO चलाने का नाटक कर रहे हैं। बहुत सारे नेता लोग ये NGO चलाने का नाटक करते हैं, तो इन सभी को इसमें रोका गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। FCRA 2022 नियम क्या है? जुलाई 2022 में MHA ने यानी कि गृह मंत्रालय ने FCRA नियम बदलाव किया, जिससे अधिनियम के तहत समाशोधन या समधेय योग्य अपराधों की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है। सरकार ने अब विदेश में रह रहे भारतीयों से 10 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए से अधिक की योगदान की अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है और बैंक खाते खोलने के लिए अधिसूचित करने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। कुछ संशोधन भी किया गया। मूल रूप से आप FCRA को समझ गए होंगे कि ये क्या काम करता है। ये आपके लिए अनजान नहीं होगा। FCRA के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये क्या क्या काम करता है और किस प्रकार से भारत में इसका महत्व है, और बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारे आंतरिक जो सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, उसको सिक्योर करने में FCRA का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पैसे के लेन देन को यही विनियमित करता है कौन पैसा लेगा कौन नहीं लेगा। ओके, तो चलिए भगवान श्री राम मंदिर के लिए आ रहा है, आगे टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं क्या अगला जो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इंडिया विल एक्सप्लोर बिल्डिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल। देखिए, भारत सरकार बोल रही है कि हम भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बनाएंगे। ये क्या होता है? ये ऐसे लैंग्वेज मॉडल होते हैं जिसमें इंसानी भाषा का इनपुट देकर मशीन की भाषा में आउटपुट लिया जाता है। जैसे उदाहरण ChatGPT, जो AI टूल जितने आप देखते हैं, उसको लेकर जो भी चीज़ होते हैं उन सब का उपयोग में, उन सभी में किसका उपयोग किया जाता है? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उपयोग किया जाता है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, नीति आयोग से पहले से जुड़े हुए थे, सॉरी अभी तो नहीं है ये, अमिताभ कांत जी, इन्होंने बोला कि जो इंडिया है वो भारत सरकार अपने यहाँ अपने देश में प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप में या कोई प्राइवेट कंपनी ही भारत में या अमेरिका के सहयोग से ही हम क्या करेंगे? लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डेवलप करेंगे। इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। तो इसको ज़रा एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ लें। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल
जेनरेटिव एआई मॉडल का एक विशिष्ट वर्ग है जिन्हें मानव के तहत टेक्स्ट की समझ और उसके सृजन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। मानव की तरह ही जैसे मनुष्य आप लिखे हुए किसी चीज़ को समझ सकते हैं, वैसा ही मशीन भी अगर समझने लग जाए और उसके सृजन की क्षमता यानी उसको बनाने की भी उसमें क्षमता आ जाए, तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के तहत ही संभव होता है। ये मॉडल गहन शिक्षण तकनीक विशेष रूप से न्यूरल नेटवर्क का उपयोग कर बनाए गए हैं। वे प्राप्त या इनपुट प्रदान करने के लिए किए जाने पर संतुगत और सांदर्भिक रूप से प्रासंगिक टेक्स्ट उत्पन्न कर सकते हैं। LLMS के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है चैट जीपीटी, जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। यही आपका पीटी में एग्जाम में पूछा गया था कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जनरेटिव एआई के क्या क्या उपयोग होते हैं, तो स्वास्थ्य देखभाल में इसका उपयोग किया जाता है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि स्वास्थ्य देखभाल में इसका उपयोग किया जाता है, शिक्षा में भी इसका उपयोग होता है, मनोरंजन में भी इसका उपयोग होता है, कंटेंट डिजाइन और कोडिंग में भी इसका उपयोग होता है। और जनरेटिव का इसीलिए इस पर जोर दे रही है भारत सरकार, क्योंकि आने वाले पूरे उद्योग को ये बदल कर रख देगा। LLM को अभी आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, LLM पर किसी दिन पूरा का पूरा वीडियो ही लाना पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ओके, अब चलते हैं बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा। क्या है बिहार स्पेशल में, तो मनेर पटना की रहने वाली सिप्रा को मिला है मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी खिताब मिला है। किसको, तो सिप्रा है, मनेर पटना की रहने वाली हैं, इनको मिला है। 16 अक्टूबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मनेर पटना के सिप्रा सिंह को फिलीपींस मनीला में 46वें मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब दिया गया है। यह परियोजना 1 अक्टूबर शुरू हुई थी। 8 अक्टूबर को उन्हें इस खिताब से नवाजा गया। 91 देशों के प्रतिभागियों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही सिप्रा सिंह ने यह खिताब हासिल किया है। इससे पहले अप्रैल में द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट में वह दूसरी रनअप रही थी। इसी आधार पर उन्हें प्रतियोगिता में जगह भी मिली थी। तो सिप्रा सिंह को आप याद रखिएगा, इनको कहाँ पर मिला है, फिलीपींस से मिला है। मिस यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब इनको मिला है। कैसा लगा है आज का वीडियो जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।